जय हिंद। नाउ नेपाल गवर्नमेंट ने रिसेंटली कई मेजर सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इसे अब हम एक्स कहते हैं, एंड और भी 20-25 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन्हें बैन कर दिया है। एक्चुअली 26 प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें बैन किया है। अब सोच कर देखिए आप कि आज का टाइम ऐसा है कि बिना सोशल मीडिया के लोगों की लाइफ अधूरी है। एंटरटेनमेंट तो खैर ठीक है, उसके लिए तो लोग यूज करते ही हैं, बट एजुकेशन के लिए भी सोशल मीडिया का यूज बड़े पैमाने पर होता है। हजारों लोगों के बिजनेसेस इसी के थ्रू चल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस बैन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। बट ये बैन लगाने के पीछे वजह क्या है एंड क्या ये टेम्पररी है या परमानेंट, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आगे वीडियो में। सो वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद हर्ष। मैं हूं हर्ष गुर्जर एंड लेट्स बिगिन नाउ। पहले तो बेसिक चीजें समझते हैं कि नेपाल में ये बैन कब से स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली ये नई बात नहीं है कम्प्लीटली। नेपाल गवर्नमेंट ने पहले भी कुछ प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया था। जैसे नवंबर 2023 में उन्होंने टिकटॉक को बैन किया था क्योंकि वहां पे सोशल हार्मनी को खराब करने वाले कंटेंट्स बहुत स्प्रेड हो रहे थे। हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर बुलिंग जैसे इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ने लगे थे। फिर अगस्त 2024 में टिकटॉक को दोबारा बैन किया गया और जुलाई 2025 में टेलीग्राम को ब्लॉक किया गया था क्योंकि टेलीग्राम पर ऑनलाइन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप उठाया है। कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि जो भी सोशल मीडिया कंपनीज नेपाल में ऑपरेट करना चाहती हैं उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि एकदम से बस बैन कर दिया है विदाउट एनी वार्निंग। कुछ दिन पहले एक डायरेक्टिव आया था 25 अगस्त को, जिसमें नेपाल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि सबको, यानी जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट कर रहे हैं नेपाल में, चाहे फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हो या नेपाली, सभी को 7 दिन के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा, वरना इनको बैन कर दिया जाएगा। अब ये रजिस्ट्रेशन क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में ये एक रूल है जिसमें कंपनीज को नेपाल में अपना ऑफिशियल प्रेजेंस शो करना पड़ेगा, जैसे एक लाइसेंस ऑफिस खोलना या लोकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना, ताकि गवर्नमेंट उन्हें रेगुलेट कर सके। अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट को कुछ बैन करना हो या किसी यूजर की कोई कंप्लेंट हो तो उसके लिए कोई डेडिकेटेड ऑफिशियल अपॉइंटेड नहीं था, तो उसी से रिलेटेड ये 7 दिन का टाइम पीरियड दिया गया था। बट 26 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, तो उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। इस लिस्ट में आप देख पाएंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट और बहुत सारे हैं। इंटरेस्टिंगली टिकटॉक ने रजिस्टर कर लिया है, तो वो स्पेयर्ड है अब इस बैन से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इशू की वजह से बैन लगा दिया गया है, ये एक मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है। पहला मेजर रीजन है साइबर क्राइम और मिस इन्फॉर्मेशन का कंट्रोल। नेपाल में सोशल मीडिया पे फेक न्यूज, रूमर्स, हेट स्पीच, ये सब बहुत बढ़ गए हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का ये कहना है कि फेक आईडीज से लोग हेट स्प्रेड करते हैं, साइबर बुलिंग करते हैं एंड इवन क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे फ्रॉड वगैरह। एग्जाम्पल के लिए टेलीग्राम पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और टिकटॉक पे सोशल अनरेस्ट क्रिएट करने वाले वीडियोस। अब सिर्फ पार्लियामेंट ने ये डिसीजन नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 17 अगस्त को रूलिंग दी थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर करना चाहिए ताकि मिस इन्फॉर्मेशन मॉनिटर की जा सके। तो बैन का मकसद है अकाउंटेबिलिटी, कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल बनाना कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स पे हार्मफुल कंटेंट को रिमूव करें। दूसरा रीजन है नेशनल सिक्योरिटी और सोशल हार्मोनी। नेपाल एक डेवलपिंग कंट्री है जहां एथनिक डाइवर्सिटी बहुत है और अभी के टाइम पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट होते हैं और सोशल मीडिया से इंस्पायर्ड होकर प्रोटेस्ट और ज्यादा स्प्रेड होते हैं। प्लस उसमें फेक न्यूज ऐड करके वायलेंस बढ़ने का खतरा रहता है। जैसे इंडिया में भी तो कभी कभी सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं सेंसिटिव टाइम्स पे। कल ही आपने अगर देखा हो तो एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा था। इस ट्वीट में ये जो आईडी है ये एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट की है। खैर अभी तो इस अकाउंट को इंडिया में बैन कर दिया गया है, बट इसने जो ट्वीट किया था इसमें भारत का एक फेक मैप दिखाया, पीएम मोदी को रशियन बता रहा है और खालिस्तान के लिए फ्रीडम डिमांड कर रहा है। ये वायरल इसलिए हुआ क्योंकि लोग इसे नेटो इनलार्जमेंट कमेटी का चेयरमैन समझ रहे थे। बट लेट मी क्लियर, ऐसी कोई ऑफिशियल कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बस सेल्फ प्रोक्लेम्ड चेयरमैन है, खुद की ही बनाई कमेटी का। जैसे हमारे यहाँ हर मोहल्ले में एक कमेटी होती है ना, उसी टाइप की समझ लीजिए आप। खैर बैक टू द टॉपिक, नेपाल गवर्नमेंट को लगता है कि फॉरेन कंपनीज जैसे मेटा, ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, और गूगल आदि नेपाल के लॉस को सीरियसली नहीं ले रही हैं और उनके एल्गोरिदम्स हेट को प्रमोट करते हैं। अब रजिस्ट्रेशन से क्या फायदा होगा कि गवर्नमेंट उन्हें फाइन कर सकती है या कंटेंट रिमूवल फोर्स कर सकती है। ये एक तरह से सोवर्निटी का इशू है। अपने कंट्री में फॉरेन टेक जायंट्स को अनरेगुलेटेड नहीं चलने देना चाहिए। भारत ने भी यही किया था। पहले ट्विटर मना कर रहा था कि फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म है तो रेगुलेशंस नहीं मानेंगे, बट फिर उसने कॉम्प्रोमाइज किया एट द एंड। तभी ना हम ये ऑस्ट्रियन अकाउंट बैन कर पाए, वरना क्या होता कि ये मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलाता रहता फ्री स्पीच के नाम पर। प्लस रजिस्ट्रेशन का एक और फायदा होगा कि कंपनीज को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे एंड लोकल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी होंगी। देखो नेपाल एक स्मॉल इकोनॉमी है तो ये रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है। और बात
करें इम्पैक्ट की, तो नेपाल में लगभग 12 से 15 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और सोशल मीडिया उनकी डेली लाइफ का पार्ट है। बिजनेस ओनर्स जो फेसबुक पे एड्स चलाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो इंस्टाग्राम से अर्न करते हैं, स्टूडेंट्स यूट्यूब से एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ये सब अफेक्ट होंगे। आजकल ज्यादातर बिजनेसेस भी ऑनलाइन इन्हीं एप्स पर एड रन करते हैं, प्लस इंफॉर्मेशन फ्लो भी रुक जाएगा। न्यूज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट सब लिमिटेड हो जाएगा काफी हद तक। गवर्नमेंट का क्लेम है कि इस बैन से साइबर क्राइम्स कम होंगे और सोसाइटी सेफर बनेगी, बच्चों पे हार्मफुल कंटेंट का एक्सपोजर कम होगा और शायद लोग रियल लाइफ इंटरेक्शंस बढ़ाएंगे इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग होल डे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये बैन इफेक्टिव होगा, क्योंकि लोग वीपीएन यूज करके इनको एक्सेस कर लेंगे। जैसे इंडिया में पबजी बैन हुआ था, लेकिन लोग डाउनलोड करते रहे। नेपाल में भी टेक सेवी यूजर्स वीपीएन से एक्सेस करेंगे, लेकिन कॉमन पीपल स्ट्रगल करेंगे। एंड ये ट्रेंड नया नहीं है, चाइना में तो फेसबुक, यूट्यूब ऑलरेडी बैंड है, उनके पास अपने खुद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वी चैट है, वीवो है। पाकिस्तान ने भी टिकटॉक बैन किया था, पर वो टेम्पररी था। यूएस में भी टिकटॉक पे सिक्योरिटी कंसर्न है, तो नेपाल का स्टेप भी सिमिलर ही है, लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये सेंसरशिप है और प्रेस फ्रीडम पे अटैक है। नेपाल में ऑलरेडी मीडिया रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये बैन उन्हें और ज्यादा बढ़ा देगा। मैं पर्सनली सोचता हूँ कि एक तरफ गवर्नमेंट का राइट है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, साइबर थ्रेट्स रियल हैं, डीप फेक्स, स्कैम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज फ्रॉम सोशल मीडिया। दूसरी तरफ ब्लैंकेट बैन से फ्रीडम कर्टेल होती है। बेटर वे होता कि मॉडरेट रेगुलेशन, जैसे ईयू का डिजिटल सर्विसेज एक्ट, जहाँ कंपनीज को ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। खैर नेपाल ने कोशिश तो की थी, बट कंपनीज ने ही रजिस्टर नहीं किया। नेपाल को शायद इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये बैन रिवर्स करना पड़े, क्योंकि मेटा और गूगल जैसे जायंट्स लॉबी करेंगे। आगे फ्यूचर क्या होगा, तो जो कंपनीज रजिस्टर कर लेंगी उनका बैन उठ जाएगा। तो शायद नेगोशिएशंस चल रही होंगे, टिकटॉक ने किया है तो बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो नेपाल में सोशल मीडिया लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। लोकल एप्स को चांस मिल सकता है ग्रो करने का। खैर नेपाल का स्टेप बोल्ड तो है, लेकिन कंट्रोवर्शियल भी है। रीजंस है रेगुलेशन, सिक्योरिटी और कंट्रोल, लेकिन रिस्क है इकोनॉमिक लॉस और फ्रीडम रिस्ट्रिक्शन। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नेपाल का ये डिसीजन सही है या गलत? लिखिएगा इस बारे में, और अगर पॉसिबल हो तो डिस्कस कीजिए अपने सर्कल में। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।